फेजर डायग्राम, ठीक है। एसएचएम या वेव में हमने पढ़ा था, अल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ रहे हैं। और ये फेजर डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इसके जस्ट बाद का चैप्टर है, ठीक है, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पीछे दिख रहा है सही से, रिफ्लेक्शन तो नहीं जा रहा है? आ रहा है रिफ्लेक्शन? ओके चलो ठीक, आ रहा है रिफ्लेक्शन, ठीक। एसएचएम वेव, अल्टरनेटिंग करंट, और इन सब जब देखो जब भी हमें कोई साइनसोइडल फंक्शन दिखे तब तब हमें फेजर की याद आ जानी चाहिए, ठीक है। टीचर को जब भी साइनसोइडल फंक्शन दिखता है ना तो उसको किसकी याद आती है? फेजर की, है ना। ओके, तो फेजर डायग्राम हमने आप लोग को एसएचएम में पढ़ा रखा था। एसएचएम में जो इक्वेशन था डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या था? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वेव के लिए इक्वेशन क्या था? ये मान लो एसएचएम के लिए था, ठीक। एसएचएम के केस में ये पढ़ा। वेव के फॉर्म, वेव के लिए हमने क्या पढ़ा था? वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो क्या पढ़ा था यहाँ पे? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अल्टरनेटिंग करंट में क्या पढ़ा था हमने? करंट का वेरिएशन विद द फंक्शन ऑफ टाइम। कैसे आता अल्टरनेटिंग करंट में? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव पढ़ने जा रहे हैं तो वेव के लिए हमने ऑलरेडी इक्वेशन लिख रखा है, ठीक है। ईएम में भी सेम इक्वेशन पढ़ेंगे, ओके चलो। तो आप लोग देख रहे हो साइनोसॉइडल फंक्शन दिख रहा है क्या सभी से? जरूर नहीं सिर्फ साइन आए तो ही साइनोसॉइडल बोलेंगे, कॉस आएगा तो भी हम बोल सकते हैं वो साइनोसॉइडल, ठीक है। ऐसा नहीं सर, साइनोसॉइडल का मतलब ये नहीं है सर इसका नाम साइन से शुरू हुआ तो साइन फंक्शन आए तभी हम बोलेंगे, नहीं। जिसमें भी पीरियोडिक वेरिएशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियोडिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जैसे कॉस और साइन तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइनोसॉइडल, ठीक है, ओके चलो। तो जैसा कि टॉपिक अपना फेजर डायग्राम, फेजर का मतलब क्या? फेजर है क्या? फेजर नथिंग बट ए रोटेटिंग वेक्टर। फेजर क्या है? एक रोटेटिंग वेक्टर है, ठीक है, ऐसा वेक्टर जो रोटेट करता है, ठीक है। फेजर क्या है? एक तरह का रोटेटिंग वेक्टर। रोटेटिंग वेक्टर, फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर। कौन से डायरेक्शन रोटेट? ये कन्वेंशन है, ठीक है। रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। फेजर की जो लेंथ है वो क्या देता है? एम्पलीट्यूड, ठीक है, एक तरीके का रोटेटिंग वेक्टर है। इट्स लेंथ ऑफ वेक्टर gives the amplitude या पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। ये फेजर की खास बात है। फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है। फेजर कौन से डिस्टेंस में रोटेट करता है? एंटी क्लॉकवाइज डिस्टेंस में रोटेट करता है। फेजर की जो लेंथ है वो क्या देती है? एम्पलीट्यूड। ये मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है। फेजर का जो लेंथ है, अब जो अपना फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट था वो क्या था? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। फेजर हमेशा कौन से सेंस में रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। मान लो अभी यहाँ पे था, टी टाइम में रोटेट करके यहाँ पे आ गया और ये एंगल है थीटा, तो थीटा बराबर क्या लिखोगे? ओमेगा इंटू टी, ठीक है। थीटा बराबर क्या होगा? ओमेगा इंटू टी, ये पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है। चलो, तो इस वेक्टर का जो रेडियस होगा या इस वेक्टर की जो लेंथ होगी क्या देगी? मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? आई नॉट। इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा वाई एक्सिस वो क्या देगा? इंस्टेंटेनियस करंट। क्या देगा वो? इंस्टेंटेनियस करंट। इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है ऑन वाई एक्सिस वो क्या देगा आपको? इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑन, प्रोजेक्शन ऑफ फेजर ऑन वाई बराबर आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी है। अगर मैं इसका प्रोजेक्शन दे, ये थीटा था ना, ये आई नॉट है, ये थीटा है, इसका प्रोजेक्शन अगर मैं निकालू वाई एक्सिस पे क्या आएगा? आई नॉट
साइन थीटा है, आई नॉट साइन थीटा, और इधर क्या है, आई नॉट कॉस थीटा। भाई अगर रिजॉल्व करूं तो वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते थे, जिसके साथ ये थीटा लगा उसके अलावा कॉस थीटा, जिसके परपेंडिकुलर और कॉस थीटा वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर साइन थीटा आता था, ठीक है। ओके, अच्छा इस सर्कल का रेडियस क्या देगा अपने को, एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू है ना, पीक वैल्यू, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इसका जो रेडियस वो क्या देगा अपने को, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो फेजर की ये सब बातें मैं आपको एसएचएम में बिल्कुल सेम तरीके से बताया था। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता आई इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता था, ओमेगा इंटू टी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ओके, कम पढ़ना है। चलो रिप्रेजेंट करो, फेजर डायग्राम बनाओ इसका, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री लिख सकते हो क्या, इनिशियल फेज क्या होगा 0 डिग्री। अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इस फेजर करंट को, तो इसका फेजर कुछ ऐसा आएगा क्या, ये एंगल कहां से मेजर करते थे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, वो 0 डिग्री दिया है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन क्या है इसका, ये फेजर ऐसे पड़ा हुआ है, ये करंट हमने दिखा दिया, और ये पूरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, आई नॉट। चलो यहाँ पे देखो सेकंड में, चलो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, अब इनिशियल फेज कितना है 60 डिग्री, ये इनिशियल फेज है अपना। अब इसका फेजर डायग्राम बनाओगे, फेजर क्या है, फेजर की तीन शर्तें हैं, रोटेटिंग वेक्टर है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करता है, और उसका लेंथ क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब फेजर सर यहाँ पे 60 डिग्री पे दिखा रहा है इनिशियल, तो ये कुछ ऐसा होगा क्या, 60 डिग्री, और इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वाई एक्सिस पे वो क्या देगा अपने को, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। ये है फेजर। चलो थर्ड बताओ। अच्छा यहाँ माइनस आ गया सर, तो अब एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज में रोटेट कर देंगे, ठीक है, बस। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, तो माइनस 30 डिग्री मतलब ये एक्सिस है, ये क्लॉकवाइज सेंस में 30 डिग्री, ये है फेजर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये है फेजर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, लिख लेना इंपॉर्टेंट। यहाँ पे साइन ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी, ये माइनस साइन ओमेगा टी, और ये माइनस कॉस ओमेगा टी। चलो देखो ये मैं बोला था बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, और इस डायग्राम का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है, हमेशा के लिए एसएचएम में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो आप लोगों ने वहां पे पढ़ा था ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, देखो प्लस 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री, प्लस 60 डिग्री, माइनस 2 पाई बाई 3, ये सब हमने किया था ना। अब यहाँ पे बस ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। चलो अच्छा ये आपने जब ए एस टी सी रूल पढ़ाया था, इसको मैंने क्या बोला था, 0 डिग्री, ये क्या था 90 डिग्री, ये क्या था 180 डिग्री, ये क्या था 270 डिग्री, फिर से ये 360 डिग्री, टोटल कंप्लीट हो गया क्या रिवोल्यूशन, ठीक है। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितने रेडियन घूम जाते थे, देखो अभी, अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा, रिप्रेजेंट, इधर ध्यान दो। इनमें से किसी एक को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, फिर आएगा किसी एक को जो तुमको आसान लगे, पीछे जितने लोग बैठे सब में से कोई भी, चारों में से कोई एक बता दो मेरे को रिप्रेजेंट करके, बताओ, रिप्रेजेंट करो, ये फेजर डायग्राम मुझे बना के दिखाओ। देखो फर्स्ट देखो इधर समझो, साइन ओमेगा टी माइनस 5/3, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, सर क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, क्लॉकवाइज सेंस में जाओगे, माइनस पाई बाई थ्री का मतलब 60 डिग्री, इस सेंस में, ठीक है। ये क्या आ गया आपका I1, ठीक है, और इसकी जो फेजर की लेंथ है वो क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है I0। चलो I2 बताओ, कॉस ओमेगा टी, बिल्कुल इसके अलावा, ठीक है, ये क्या हो गया I2, ठीक है। I3 क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई थ्री, वो किधर होगा,
तो प्लस पाई बाई थ्री कर देता हूँ, चलो इसको प्लस करो क्योंकि पाई बाई थ्री फिर तो सेम हो जाएगा, प्लस करो। आई थ्री किधर है, इस तरफ आएगा क्या, फेजर डायग्राम रोटेटिंग वेक्टर होता था, फेजर डायग्राम की लेंथ क्या रहती थी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो इधर आएगा आई थ्री, आई फोर तो अभी इस तरफ आएगा, ठीक है, ये आई फोर है। सारे वेक्टर्स को सॉरी, करंट तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है भाई, आपके दिमाग में आया होगा ना, सर करंट तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे कर दे रहे हो भाई, ये एक टूल है दिखाने का, ठीक है, हम बस उसका वेरिएशन चेक करें ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड है, ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम ये कैसे वेरी कर रहा है करंट, करंट की वैल्यू क्या होगी, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे क्या देगा, इंस्टेंटेनियस करंट, इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, वो इंस्टेंटेनियस करंट देगा, ठीक है, चलो बताओ ये क्या है, टी इक्वल टू जीरो, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू जीरो, चलो आई फोर की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी और हमने रिप्रेजेंट कर, ये खुद में क्या है देखो, ये एक्सिस अगर हमें करंट दिया था आई फोर इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो इधर आई इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये वाला फेजर होगा, ये खुद में क्या है, फेजर है ना, इसको हमने फंडामेंटल मान के इसके रिस्पेक्ट में सभी को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, और एक्चुअल में यही आएगा रिप्रेजेंट करोगे तो, ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी इस तरह, कॉस ओमेगा टी इस तरह, माइनस साइन ओमेगा टी इस तरह, माइनस कॉस ओमेगा टी इस तरह, ये आपको याद रहना चाहिए, फिर आप सारे ही वेक्टर को इजीली रिप्रेजेंट कर पाओ, ठीक है। देखो एम्स में एक बार क्वेश्चन आया था, इसको इरेज करो, क्वेश्चन देखो, ये 2 एम्पियर है और ये 3 एम्पियर और ये डायरेक्ट करंट है, इनडायरेक्ट करंट, हम डायरेक्ट करंट की बातें करें तो इधर कितना है, डायरेक्ट करंट में हम वैल्यू डायरेक्ट ऐड कर देते थे, याद आ रहा है किस, किरचॉफ फर्स्ट लॉ है ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ अगर लगाओगे, केसीएल फर्स्ट लॉ है ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, तो ये करंट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 3 5 एम्पियर आ गए, ये तो समझ में आ रहा था, ठीक है, आपने डायरेक्टली ऐड कर दिया, क्या हो अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट को ऐसे भेज रहा हूँ और उसकी कुछ वैल्यू अलग अलग है, साइन के फॉर्म में है, तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आएगी आपको बताना, ठीक है, चलो इन अल्टरनेटिंग करंट, मान लो इधर से आपने करंट भेजा आई वन इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी, आई वन इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी, यहाँ से क्या है आई टू इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, और ये क्या है आई थ्री, ठीक, चलो तो आई थ्री की वैल्यू बताओ, तो क्या आप डायरेक्ट ऐड कर पाओगे, नहीं, अब हमें क्या करना, अब सुपर पोजिशन हो रहा है ना, वहां पे देखो वेव्स के सुपर पोजिशन होते थे, जब एक तरफ से वेव आ रही दूसरी तरफ से वेव आ रही, उनका सुपर पोजिशन किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, करंट का सुपर पोजिशन, तो रिजल्टेंट करंट क्या मिलेगा, अब हमें निकालना पड़ेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से, ठीक है, उससे निकालना पड़ेगा, ओके, चलो तो देखो उस तरीके से हम कैसे करेंगे भाई, सुपर पोजिशन नो डाउट यहाँ भी ऐड करेंगे, ऐड यहाँ भी करेंगे, आई थ्री इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, ये सही है, बस इसकी हम एक वैल्यू निकालने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ साइन के फॉर्म, एक फंक्शन बना देंगे साइन के फॉर्म में, ठीक है, जो अलग अलग लिखा हो सबको कंबाइन कर देंगे, ठीक है, आई थ्री की वैल्यू हमने आई वन प्लस आई टू के फॉर्म में भी लिख लिया है, और ये यही है, ये भी ये सही है, बस इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, अब जैसे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, बोलो दो करंट आ रहे हैं, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जैसे मान लो दो वेक्टर होते थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं दो वेक्टर, चलो ये देखो, ये मान लो है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए, इनके बीच का एंगल मान लो है थीटा, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हैं, इनका रिजल्टेंट इधर कुछ आएगा क्या, हाँ, अगर ये इस वेक्टर के पहले में वेक्टर को शिफ्ट करो तो क्या वेक्टर चेंज होता है, नहीं, वेक्टर को इसी के पहले शिफ्ट करोगे तो डायरेक्शन तो चेंज होने नहीं, और मैग्नीट्यूड भी सेम है तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा वेक्टर ए, ये एंगल को मान लो हमने क्या बोल दिया अल्फा, और ये एंगल को हमने क्या बोल दिया बीटा, ये अपना वेक्टर बी है, ठीक है, अब रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये जो अल्फा आएगा यहाँ पे टेन अल्फा, क्या लिखते थे ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, ये टेन अल्फा आता था क्या,
याद आ रहा है कुछ? टेन बीटा ये वाला एंगल बीटा, टेन बीटा क्या आएगा? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये टेन बीटा आता था आपका। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे करें। अब सर हमें ये पता करना है इन दोनों करंट के बीच का एंगल कितना है, अभी बनवाना, बना के सिखाया। ठीक है, चलो बनाओ, इन दोनों को रिप्रेजेंट करो, इन दोनों को रिप्रेजेंट करो। इधर मान लो साइन ओमेगा टी, ये क्या था साइन ओमेगा टी, और ये कॉस ओमेगा टी, ये माइनस साइन ओमेगा टी, और ये माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, चलो अब बताओ इस आई वन इक्वल टू थ्री साइन ओमेगा टी, तो इधर मैं किसको रिप्रेजेंट करूंगा? आई वन को, इधर मैं किसको रिप्रेजेंट करूंगा? आई वन को। और आई टू किधर है? साइन ओमेगा टी से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3, और ये 60 डिग्री बना रहा है साइन ओमेगा टी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4। तो क्या दोनों ही करंट के बीच का आपको एंगल पता चल गया? तो अब आप रिजल्ट निकाल पाओगे? भाई ऐड कर रहे हो मतलब सुपर इम्पोज कर रहे हो ना, सुपर पोजिशन हो रहा है, सॉरी सुपर इम्पोज, सुपर पोजिशन कर रहे हो। ठीक है, बताओ क्या है इनका रिजल्टेंट? आई वन की वैल्यू है 3, आई टू की वैल्यू है 4, मैक्सिमम वैल्यू। अब इन दोनों के बीच का एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट तो निकाले आई थ्री। आई थ्री क्या आएगा इनका रिजल्टेंट? आई थ्री बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे? आई थ्री बराबर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस, क्या आएगा? 60 डिग्री। सिंप्लीफाई करोगे तो आई थ्री बराबर क्या आएगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर कितना है? 9, 4 स्क्वायर 16, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या होगा? 24। या यूं कहूँ ये कॉस 60 डिग्री कितना है? 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, तो 9 प्लस 16 25 प्लस 12 रूट में 37 आएगा क्या? रूट में 37 एम्पियर आ गया आई थ्री की वैल्यू। ये तो सर आई थ्री का मैग्नीट्यूड है, मतलब एम्पलीट्यूड आया। क्या ये मैक्सिमम वैल्यू आई आई थ्री की? आई नॉट की वैल्यू आ गई। अब हमें साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्म में लिखना होता है। अब फाइव कितना है ये हमें निकालना पड़ेगा ना, रिजल्टेंट इधर कहीं पे आएगा। ये ये फाइव कितना होगा ये चाहिए ना अपने को, इनिशियल फेज। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे? याद करो इस वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करता था तो इधर बना, और ये एंगल कैसे निकालते थे? यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला लिखा है, तो निकालो ये एंगल। ये क्या है? पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, ये क्या है? पीक वैल्यू है। ठीक है, चलो बताओ ये एंगल, तो क्या आएगा? tan फाइव इक्वल टू 4 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 कॉस। भाई इस एंगल के सामने कौन साइड थी? ए, और ये बी था। तो tan अल्फा, यहाँ पे क्या है? tan अल्फा बराबर क्या लिखते थे? ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, है ना? तो यहाँ फाइव है ना, तो क्या लिखोगे? ए साइन थीटा, इनके बीच का एंगल थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, ये लिख दिया। बताओ वैल्यू क्या आ रही? 4 साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 कॉस 60 डिग्री वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया? 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 5, क्या आएगा क्या? तो जो इनिशियल फेज आएगा वो क्या आएगा? tan इनवर्स 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 5, या अपने को आई नॉट पता है, साइन ओमेगा टी से थोड़ा सा ऊपर है, तो जो इक्वेशन बन के आएगी आई थ्री, उसको मैं क्या लिखूंगा? आई थ्री बराबर आई नॉट, मतलब रूट में 37 साइन ओमेगा टी, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये थोड़ा सा ऊपर है, और ये एंगल हमने निकाल लिया, कितना आया? प्लस tan इनवर्स 2 रूट 3/5, ये अपना इनिशियल फेज। ठीक है, ओके, ये आई थ्री बन के आया, समझ में आया? ऐसे बनाया मैंने, भाई ऐड किया। अब कुछ किया नहीं हमने, ये साइन ओमेगा टी और जो साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री है, इनको कंबाइन करके एक साइन के फॉर्म में लिख दिया, सॉल्व किया, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व किया है। मैंने बताया था ना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, तो मैक्सिमम वैल्यू तो निकालना अभी अभी आपको सिखाया मैंने। मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या आएगा? अंडर रूट 25। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट आ गई, वो क्या आई? 5 एम्पियर, 5 एम्पियर।
अब बोला इसका साइनसोइडल फॉर्म बताओ। ठीक है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, भाई ये दो इक्वेशन से बना है क्या, है ना, 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी, रिप्रेजेंट करो। मान लो ये एक करंट आई है जो दो करंट के सुपरपोजिशन से आ रही, सुपरपोजिशन करा है, ठीक है। अभी अभी आपको मैंने बताया था सबसे बढ़िया टूल, इधर ऐसे लिखो, ये क्या होता था जल्दी से बताओ, और ये माइनस साइन ओमेगा टी, इधर ये माइनस कॉस ओमेगा टी, ये जो इक्वेशन लिखा 3 sin ओमेगा टी, इसका फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो किधर बनेगा, इस पे, ठीक है। चलो बना देते हैं, इस पे बना, इस फेजर की मैक्सिमम क्या होगी 3, है ना। अब 4 cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी इधर है, समझ गए, रिप्रेजेंट कर दिया। अब इनका रिजल्टेंट, ये देखो दोनों 90 डिग्री में, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा क्या, और कितना आया 5, तो ये जो रिजल्टेंट है आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या, आई नॉट है, ये आई नॉट है। अब ये एंगल कितना बना रहे हैं एक्स एक्सिस से, या ये साइन ओमेगा टी या हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, बताओ कितना ऊपर है ये, 45 डिग्री। निकालना पड़ेगा ना, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 53 डिग्री आएगा। भाई इधर ध्यान दो, ये वेक्टर है, वेक्टर को मैं इसी के पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन चेंज किया गया, जो लेंथ था वही लेंथ है, तो वेक्टर चेंज हुआ क्या, नहीं। इसको भी मैं ऐसे, आप लोगों ने देखा होगा 4 लिख देता था बार बार, फिर ये 3, ठीक है। तो tan थीटा, यही एंगल चाहिए सर, ये 5 है, तो tan फाइव बराबर 4/3, तो फाइव कितना आ जाएगा 53 डिग्री, तो फाइव कितना आ गया 53 डिग्री। अगर मैं इस इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, आई बराबर आई नॉट, ये होता है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन, साइन ओमेगा टी प्लस 5, आई इक्वल टू आई नॉट कितना है 5, साइन ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू कितनी है 53 डिग्री। अब किसी के दिमाग में आएगा सर मैं इसके रिस्पेक्ट में नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं कॉस ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में लिखना चाहता हूँ, लिख सकते हो बिल्कुल। भाई ये 53 डिग्री है तो ये कितना हुआ 37 डिग्री, तो कॉस ओमेगा टी से क्लॉकवाइज में, तो क्या लिखोगे, और ऐसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू आई नॉट कितना 5 कॉस ओमेगा टी माइनस, बात तो देखिए, समझ गए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, 37 डिग्री, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन एज आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बताओ जो फेजर होता था, फेजर का जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन था वो क्या देता था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। चलो बनाते हैं, पहले आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का फेजर डायग्राम बना, चलो चाहिए फेजर डायग्राम है क्या, ये वहां पे सर्कल नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये है फेजर डायग्राम, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, भाई ऐसे भी लिखते थे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये फेजर डायग्राम था इनिशियल, वो अभी मैं अगर यहाँ पे टॉर्च अगर मैं जलाता हूँ, यहाँ पे टॉर्च को अगर मैं ऑन करता हूँ, तो इसका जो प्रोजेक्शन यहाँ पे डॉट जैसा बनेगा क्या, और इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे क्या है 0, अभी जो करंट मिल रही है क्या मिल रही है 0, हमें क्या चाहिए, बोला सर मैक्सिमम करंट तक पहुंचने में टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये फेजर घूमते घूमते बिल्कुल यहाँ पे आ जाए, ऐसे ये फेजर घूमते हुए यहाँ पे आ जाए, तो कहाँ पे पहुंच गया, अपनी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है सर। अब वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आएगा आई नॉट के मैक्सिमम पहुंच गया, तो ये फेजर कितना घूमा 90 डिग्री, ओके। ये फेजर यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट करने में 90 डिग्री घूम गया सर, तो टाइम कितना लगा ये तो पूछा है भाई। मान लो टी इक्वल टू 0 पे आप यहाँ पे थे, ठीक है, मान लो टी इक्वल टू 0 पे आप यहाँ पे थे, बोला कितने टाइम पे आप यहाँ पे हो गए, अब आप यहाँ पे आ गए बिल्कुल, ये टाइम बताओ क्या है। तो आपने बोला अरे फेजर जो है रोटेट कर कितना क्या, ये बता दो, मैं बता दूंगा, पूरा रोटेट करने में कितना टाइम लेगा, टाइम पीरियड के बराबर, मतलब 360 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लग रहा है टी, तो 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लेगा टी बाई 360 डिग्री, ओके। और 90 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लेगा, टी अपॉन में 360 डिग्री इंटू 90 डिग्री, 0 से 0 4, टी बाई 4 टाइम लगा क्या, टी बाई 4 आया सर यहाँ, ये टी इक्वल टू टी बाई 4 आया, बात समझ में आई, ठीक है। चलो फॉर्मूले से भी कर सकते थे, थीटा बराबर क्या होगा ओमेगा इंटू टी, सही बोल रहा हूँ, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी, चलो
ये मान लो मेथड नंबर 1 था, ये बिल्कुल कॉमन सेंस का यूज करके किया। मान लो कॉमन सेंस गायब हो गया उस दिन एग्जाम के दिन, ठीक है, वो उसी दिन गायब होता है, ठीक है, मस्त साल भर चलेगा उस दिन। कैलकुलेटर का हम 2+2 हमें पता है 4 होता है, फिर भी हम कैलकुलेटर में करेंगे, वेरीफाई करेंगे, क्योंकि वो वहां पे बिल्कुल है ना, एक भी मिस्टेक हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा होता है, ऐसा होता है। खैर आप लोगों को अभी नहीं होगा, हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब जाओगे तो वहां पे इतने कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, हमें बार बार वेरीफाई करना पड़ता है सही है कि नहीं सही है। तो छोटी से छोटी वैल्यू हमें आती है, फिर भी हम वेरीफाई करते हैं उसको। खैर सेकंड मेथड देखो, तो क्या होगा यहाँ पे, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। कितना एंगल घुमा है फेजर, मैक्सिमम वैल्यू तो पहुंचने के लिए फेजर कितना घूम गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पाई बाई 2 बराबर ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई टी होती है क्या, 2 पाई बाई टी इंटू टी। पाई से पाई इसको उधर ले जाओ, 2 को नीचे ले जाओ, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, टी/4। ये भी पता होना चाहिए बैकग्राउंड में आपको, ठीक। ये इनिशियल फेजर है, टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे है, बोल रहा है ये जब इसकी वैल्यू आई नॉट बाई 1/√2 कब होगी, 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अभी आई नॉट है, अभी क्या जीरो है, इसकी लेंथ आई नॉट है ना, लेकिन अभी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अभी जो करंट की वैल्यू जीरो, अभी रोटेट करता जा रहा है, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ द फेजर ऑन वाई एक्सिस गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसका जो पॉइंट है, इधर से जब आपने टॉर्च को ऑन किया तो इसका जो प्रोजेक्शन है, मतलब शैडो, यहाँ पे पॉइंट बनेगा क्या, ठीक है। अब मान लो कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ गया, तो इसका जो शैडो इधर बनेगा, इस पे ये बनेगा क्या, बोल रहा है वो टाइम बताओ जब वैल्यू कितनी है, I0/√2, मतलब 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है सर, I0/√2 ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होने के लिए फेजर ने कितना रोटेट किया, फेजर ने कितना रोटेट किया, मान लीजिए थीटा रोटेट किया क्या, ठीक है। अगर ये I0/√2 है, वेक्टर को ऐसे लेके, वेक्टर करंट वेक्टर नहीं है, हम वेक्टर की तरह मान के इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये I0/√2 ये कितना हो जाएगा, I0, तो tan थीटा यहाँ से क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, I0/√2 बेस अपने को नहीं पता है ना, हाँ यहाँ पे ये भी नहीं पता होगा, बेस भी चेंज हो जाएगा, बेस भी चेंज हो जाएगा ना। अब इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे कितना, I0 cos थीटा, ये भी नहीं पता है। अच्छा ऐसे करो, अब tan थीटा मत लगाओ, क्या मैं यहाँ पे sin थीटा लगा दूं, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्योंकि अगर ये इसका जब शैडो देखोगे तो कुछ बदल जाएगा, कुछ कम आएगा, है ना, वो नहीं पता, तो यहाँ पे sin थीटा लगाओ, sin थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना, I0/√2, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी, I0, भाई फेजर की लेंथ क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू, I0 से I0 कैंसिल, तो sin थीटा कितना आ गया, 1/√2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू, भाई ये सब SHM चल रहा है अभी तक, जो भी चल रहा है SHM चल रहा है, साइन 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई/4, ठीक है। तो अब 45 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा, T/8, सिंपल, इससे भी कर सकते हो या इससे करो, किसी एक मेथड से करो। आपको पता है सर 360 डिग्री घूमने में टी टाइम लग रहा है, तो 1 डिग्री घूमने में T/360 डिग्री टाइम लगेगा, तो 45 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा T/8 सेकेंड, T/8 सेकेंड। क्वेश्चन देखो, ये होमवर्क है आपका, और जेई मेल में आया हुआ है, आपको दिया I बराबर I0 साइन, I इक्वल टू I0 साइन 100πt प्लस 30 डिग्री, 100πt प्लस 30 डिग्री। पूछ रहा है टाइम टेकन बाय द करंट, टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू।